नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने मेधावी छात्रों के लिए पेपर लेके आए हैं। जो हमारे मेधावी के अभी तक पेपर हुए हैं, ये उन्हीं पेपरों में से एक पेपर है जिसका हल हम आज इस YouTube चैनल के माध्यम से करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें। मेधावी की परीक्षा कक्षा 5 और कक्षा 4 के छात्रों के लिए आयोजित की जाती है। तो ये हमारा पेपर कक्षा 5 के छात्रों के लिए है, जिसके में लगभग 120 प्रश्न हैं। हम एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पेपर। प्रश्न को हल करने से पहले हमें सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए कि प्रश्न में क्या निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि आपको अभी सबसे ऊपर दिख रहा है, प्रश्न शुरू करने से पहले निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी जो हमें खाली स्थान दिया है उसे भरना है। मैंने इन्हें पहले से ही भर रखा है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको खुद भरना होगा। पहला प्रश्न है, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित शहर का नाम डैश है। तो इसमें हमने भरा है ला पाज़। ये दुनिया में स्थित सबसे ऊंचाई पे बसा शहर है। ये दक्षिण अमेरिका में है। बोलिविया राज्य की राजधानी है ला पाज़। प्रश्न 2 है, पिन कोड में कुल कितने अंक होते हैं। तो आपको पता है कि पिन कोड में हमारे भारत में 6 अंक होते हैं। जैसे कहीं किसी स्थान का हम पिन कोड लें 11110094, तो हमारे यहाँ जो पिन कोड में टोटल कुल अंक होते हैं वो 6 अंक होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3, कोको के माता पिता डैश लगाने के लिए खेतों में गए थे। ये आपके एक चैप्टर है चावल की रोटियाँ कक्षा 5 में, उसी में से प्रश्न लिया गया है। तो कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए थे। अगला प्रश्न नंबर 4 है, असम के लोग डैश त्यौहार मनाते हैं। तो असम में बिहू त्यौहार फेमस है, तो असम के लोग बिहू त्यौहार मनाते हैं। तो ये हमारे 4 रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो चुके हैं। आगे हम निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित कविताओं के कवियों के नाम उनके सामने बने कोष्ठक में हमें लिखने हैं। तो ये जो आप रिमझिम की आपकी पुस्तक होगी उसमें जो कविताएं दी हैं, तो आप उनमें जितनी भी कविताएं दी गई हैं सभी कवियों के नाम याद कर लें, क्योंकि ये हर साल पूछे जाते हैं। जैसे इस बार इस प्रश्न में 2 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 5 है, बाघ आया उस रात। तो ये बाघ आया उस रात महान कवि नागार्जुन की रचना है। प्रश्न नंबर 6, गुरु और चेला, ये भी कविता है और ये सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा है। तो आप सभी जितने भी कवि के नाम दिए गए हैं उनको ज़रूर याद कर लें, ये अवश्य आते हैं पेपर में। अगला प्रश्न हल करने से पहले निर्देश पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना है। प्रश्न नंबर 7 है, जहाँ जाना कठिन हो। तो जहाँ जाना कठिन हो उसे हम कहते हैं दुर्गम। प्रश्न 8 है, संगीत को जानने वाला संगीतज्ञ। प्रश्न 9 है, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। प्रश्न 10 है, जो गांव में रहता हो। तो गांव में रहने वाले को हम कहते हैं ग्रामीण। तो ये हमने कुल 10 प्रश्न हल कर लिए हैं। अब अगले पेज पे आते हैं हम। इस पे 11 से 20 प्रश्न हैं। तो हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 11। उससे पहले निर्देश पढ़ना जरूरी है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं हमें। तो हमें इसका अर्थ लिखना है पहले, फिर उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो इसका वाक्य प्रयोग आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं। अगर आपको सामने कोई और उदाहरण हो तो आपको लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखें। जैसा कि प्रश्न 11 है, आँख का तारा। तो आँख के तारे का मतलब होता है बहुत प्यारा। तो इसका वाक्य प्रयोग मैंने किया है, रमेश अपनी माँ के आँखों का तारा है। इसको आप अलग वाक्य में भी कर सकते हैं। प्रश्न 12 है, पसीना बहाना। तो पसीना बहाने का मतलब होता है खूब मेहनत करना या कड़ी मेहनत करना। तो जैसे हमने इसका वाक्य प्रयोग किया है, किसान अच्छी फसल के लिए पसीना बहाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 है, अक्ल का दुश्मन। तो अक्ल का दुश्मन का अर्थ होता है मूर्ख।
जैसे वाक्य प्रयोग है इसमें, मैं तुम्हें समझदार समझता था लेकिन तुम तो अक्ल के दुश्मन निकले, यानी कि मूर्ख निकले। मूर्ख कह सकते हैं, बेवकूफ़ कह सकते हैं, या मूर्ख उसे हम कहेंगे जो समझ कर काम ना करता हो, बिना सोच समझे कोई भी काम कर ले। प्रश्न नंबर 14 है, खुशी से पागल होना। तो खुशी से पागल होने का अर्थ होगा किसी बात या कार्य से बहुत खुश होना। हम जब कोई ऐसा काम कर लेते हैं या कोई ऐसी बात सुन लेते हैं जिससे हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। जैसे कि हमने वाक्य प्रयोग किया है, रवि परीक्षा परिणाम आते ही खुशी से पागल हो गया। मतलब परीक्षा परिणाम उसका अच्छा आया होगा तभी वो खुश हो गया बहुत ज़्यादा। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न से पहले निर्देश को पढ़ते हैं हम ध्यान से। निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना है। तो देखिए इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। 15 प्रश्न में लिखा है आशीर्वाद। तो देखिए आशीर्वाद में शा के ऊपर जो प्रश्न में दिया गया है रा की मात्रा दी गई है, लेकिन ये वा के ऊपर आती है, तो मैंने इसका शुद्ध रूप लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 16 स्वतंत्रता। यहाँ पे त्र पे अंक की मात्रा लगाई है जो कि गलत है। यहाँ ता पे अंक की मात्रा आएगी। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ उनके सामने लिखने हैं। मतलब इसका हमें मतलब लिखना है। अभिमान का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। अभिमान का मतलब होता है घमंड या अहंकार भी कह सकते हैं हम। प्रश्न 18 है विख्यात। विख्यात का मतलब होता है मशहूर या प्रसिद्ध, कोई फेमस चीज़। इंग्लिश में हम फेमस बोलते हैं इसे। प्रश्न 19 है कोलाहल। कोलाहल का मतलब होता है शोर, हल्ला, बहुत ज़्यादा शोर होता है तो हम कोलाहल बोलते हैं। जब कहीं पे बहुत ज़्यादा भीड़ एकत्रित हो जाती है तो वहाँ पे बिल्कुल शोर शराबा शुरू हो जाता है, इसे हम कोलाहल कह सकते हैं। प्रश्न 20 है पोशाक। पोशाक का मतलब होता है पहनावा। अलग अलग राज्यों की पहनावा अलग अलग होता है। और यह कह सकते हैं हम कि पहनने का कपड़ा, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आप विद्यालय की पोशाक में आए, यानी विद्यालय की यूनिफॉर्म में आए। या अलग अलग राज्यों के आपने देखा होगा लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, कहीं धोती कपड़ा कहीं पैंट शर्ट। तो पोशाक का मतलब होता है पहनावा। तो ये हमारे 20 प्रश्न हो चुके हैं। अब हम अगला प्रश्न अगले पेज पे आते हैं। पेपर में भी इसी तरह से आपको अलग अलग पेज पे क्वेश्चन दिए होंगे। ये एक पेपर ही है जिसको मैंने स्कैन करके सॉल्व किया है आपके लिए। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं हमें। मतलब जो हमें शब्द दिए हैं और जो हम इनसे वाक्य बनाएंगे वो ये शब्द उन वाक्य में आने चाहिए। निपुण। तो निपुण का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए कि निपुण किसे कहेंगे हम। तो निपुण का मतलब होता है जो चतुर हो, कुशल हो, जो बहुत ज़्यादा समझदार कह सकते हैं हम। तो इसका मैंने वाक्य प्रयोग किया है, वह सभी कार्य करने में निपुण है। मतलब कुशल है, चतुर है। प्रश्न नंबर 22 है परिचित। परिचित का मतलब होता है जाना पहचाना या जिसे हम जानते हों। तो इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे, मैं आपके परिवार से परिचित हूँ, यानी मैं आपके परिवार को जानता हूँ, जिससे हम पहले मिल चुके हैं। प्रश्न 23 है सहसा। सहसा का मतलब होता है अचानक या एकाएक कोई हमें जैसे कार्य करना पड़ जाता है या कर लेते हैं हम, तो एकाएक या अचानक होता है सहसा का मतलब। इसका वाक्य प्रयोग है सहसा वह भी शत्रुओं से भिड़ गया। मतलब कोई और लड़ाई कर रहा होगा हो सकता है, तो वो भी अचानक से उनसे आके भिड़ गया। प्रश्न 24 है स्नेह। स्नेह का मतलब आपको पता ही होगा, किसी से हमें लगाव होता है, प्रेम होता है, तो उसे हम स्नेह कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग है माता पिता को अपने बच्चों से स्नेह होता है। मतलब लगाव या प्यार होता है। ये वाक्य प्रयोग आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपको इसका मतलब अच्छे से पता होगा तो। अगला प्रश्न, पहले हम इसके निर्देश पढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। लेकिन निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि हमें अब बिना निर्देश पढ़े हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें वाक्य प्रयोग करना है, कि पर्यायवाची लिखना है, कि विलोम शब्द लिखना है। तो इसको निर्देश को हमें सही से पढ़ना चाहिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो रात का पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने यहाँ 2 लिखे हैं क्योंकि 2 ही पूछे गए हैं, रात्रि, निशा। वैसे और भी होते हैं, रजनी, तमी, हमने यहाँ पे 2 ही यूज़ करे हैं। प्रश्न 26 है फूल। फूल का पर्यायवाची पुष्प है, सुमन है। वैसे और भी होते हैं कुसुम, गुल, लेकिन हमने 2 यहाँ लिखे हैं, पुष्प और सुमन। अगला प्रश्न 27 है हवा। हवा के पर्यायवाची हमने लिखे हैं वायु, पवन, और चाहे तो और भी लिख सकते हैं जो आपको याद हो, समीर है, अनिल है। चलिए हम 27 प्रश्न कर चुके हैं।
अगला प्रश्न पढ़ने से पहले निर्देश, हमेशा की तरह निर्देश पढ़ते हैं पहले। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं हमें। विलोम मतलब उल्टे शब्द लिखने हैं हमें। स्वार्थ, तो स्वार्थ का विलोम है हमारा निस्वार्थ। अब स्वार्थ का मतलब क्या होता है, किसे कहेंगे हम स्वार्थ? तो अपना मतलब का होता है स्वार्थ, और निस्वार्थ मतलब जिसमें हमें अपना मतलब नहीं देखते, सबका हित देखते हैं। 29 प्रश्न है धर्म, तो धर्म का विलोम होगा अधर्म। अगला प्रश्न प्राचीन, प्राचीन का अर्वाचीन। प्राचीन मतलब होता है पुराना, अर्वाचीन मतलब नया या नवीन। तो हमने 30 प्रश्न हल कर लिए हैं। अब अगले पृष्ठ पे आते हैं और 31वां प्रश्न शुरू करते हैं। अब गणित के प्रश्न आ चुके हैं हमारे सामने कुछ, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 31 से पहले निर्देश, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, हमें खाली स्थान भरना है। तो प्रश्न 31 है, रेलवे में शाम के 5:30 बजे को डैश बजे लिखा जाता है। तो ये मैंने भर रखा है 17:30। तो देखिए आपको पता है कि जो रेलवे की समय सारणी होती है वो 24 घंटे के अनुसार होती है, यानी कि रात के 1 बजे, जैसे हमारे घर में 1 बजते तो वहाँ भी 1 ही बजेंगे, और दिन के 12 बजे तक समय बराबर रहता है। लेकिन जब हमारी घड़ी में दोपहर में 1 बजते हैं तो वहाँ पे 13 बजते हैं। जब हमारे में घड़ी में 2 बजते हैं तो वहाँ पे 14 बजते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको पता है कि रेलवे 24 घंटे अपना काम करता है और ट्रेन का हमेशा चलती रहती है 24 घंटे, कभी कोई ट्रेन कभी कोई ट्रेन। तो इसमें कन्फ्यूज़न ना हो यात्रियों को। जैसे अब हम 2 बजे लिख देंगे तो कौन से 2 बजे, उस पर सभी का ध्यान नहीं जाएगा कि AM है कि PM है। इसलिए रेलवे 24 घंटे वाले समय सारणी को फॉलो करती है। तो आपसे जो भी समय पूछा जाए रेलवे के अनुसार, उसमें आप 12 प्लस कर दीजिए अगर वो दिन के 12 बजे बाद का समय है। तो इसमें शाम के 5:30 का समय बोला गया है, तो हम 5:30 में 12 जोड़ेंगे तो आपको पता ही है 12 5 17, तो 17:30 लिखा जाएगा। तो आशा करता हूँ मुझे आपको टाइम के बारे में समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है 32, 3/4 मीटर में डैश सेंटीमीटर होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें पूछा गया है कि 1 मीटर 3/4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो अब अगर हम 1 मीटर के 4 हिस्से कर दें तो कितने बनेंगे? 25-25 के 4 हिस्से बन जाएंगे, और 3/4 लिखा है तो 25 के 3 हिस्से ऊपर आएंगे, तो 25 के 3 हिस्से ऊपर आएंगे तो कितना हो जाएगा? 75। तो 3/4 मीटर में 75 सेंटीमीटर होते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, दिसंबर के महीने में 31 दिन होते हैं। ये आपको पता ही है, महीनों के नाम आपको पता होंगे, तो हर महीने में कौन से दिन होते हैं आपको ज़रूर पता होंगे। अगला प्रश्न है 34 एक कद्दू के 1/4 भाग की कीमत 10 रुपये है, तो पूरे कद्दू की कीमत डैश रुपये होगी। तो देखिए इसको हम जब अनुपात, ये हमारे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए अगर हम ये कद्दू है इसके 1/4 भाग, तो यानी 4 भाग करने हमें, इसमें से इस भाग की कीमत कितनी है? 10 रुपये। तो हमसे पूछा गया है पूरे कद्दू की कीमत कितनी होगी। तो आप इसको चाहे तो जो आपको कैलकुलेशन आती है उस तरीके से भी कर सकते हैं, या ऐसे फ्रैक्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। तो देखिए एक भाग की कीमत 10 रुपये है, तो दूसरे भाग की इसकी भी 10 होगी, इसकी भी 10 होगी और इसकी भी 10 होगी। तो कुल 10 20 30 40। तो हमारे पूरे कद्दू की कीमत कितनी हो जाएगी? 40 रुपये। अगला प्रश्न 35, 5 3 7 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए जब भी आपसे सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए बोले 2 या 3 अंकों की संख्या या 4 अंकों की संख्या देकर, तो इसके लिए आप सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखें, उसके बाद उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, यानी कि इसको आप अवरोही घटते क्रम में लिखें तो आपकी सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। जैसे हमारे यहाँ पे 753 बनी है, 753। प्रश्न संख्या 36 पे आते हैं, 1 से 7 तक की विषम संख्याओं का जोड़ डैश है। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि विषम संख्या हमारी 1 से 7 के बीच में कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए पहले 1 हो गया, फिर जमा में हमारा 2 तो सम संख्या है, अगला 3, अगला 5 और 7 तक कहा गया है तो 7 भी शामिल होगा। तो हम इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और 3 4, 5 9 और 7 हमारा आ जाएगा 16। तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा? 16। चलिए अगला प्रश्न करते हैं
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या डैश है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको पता ही है कि 2 अंकों की जो छोटी संख्या की ख़त्म कहाँ पे होती है, 99 पे, 99 पे, और 99 के बाद अगला नंबर आता है 100। तो 100 में आप देखेंगे तो 3 अंक आ रहे हैं, 1 2 3। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी 100 है। और जब भी हमसे सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या पूछे तो इसका आसान तरीका ये है कि अगर आपसे सबसे बड़ी संख्या जितने भी अंकों की पूछे तो उतनी बार आप 9 लिख दिए। जैसे आप मुझसे पूछा जाता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो जब भी हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछे तो आप उतनी बार 9 लिख दीजिए। 9 लिखते हैं। हमें 2 अंकों की पूछी है तो ये 99 होगी। 3 अंकों की पूछे सबसे बड़ी संख्या तो हम क्या करेंगे, 3 बार 9 लिख देंगे। 4 अंकों की पूछें तो 4 बार 9 लिख देंगे। ये आसान ट्रिक है। इसके विपरीत अगर हमसे सबसे छोटी संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, शून्य का इस्तेमाल करना है और उसके पीछे 1 लगा देना है। ऐसे हमसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो देखिए शून्य का इस्तेमाल करना है। तो इस बात का ध्यान रखें, सबसे बड़ी पूछे तो आप उतनी बार 9 लिख दीजिए, और शून्य पूछे तो आप एक शून्य कम लिख के 1 लिख दें उसके साथ में, तो सबसे छोटी संख्या निकल जाएगी। अगला प्रश्न आते हैं हम 38 पे। 1/2, 1/4, 3/4 में से बड़ी भिन्न डैश है। तो बड़ी भिन्न आपको पता ही है, मैं इसको भी आपको चित्र के द्वारा समझाऊंगा, फ्रैक्शन के द्वारा। तो 1/2, देखिए एक सर्कल है, इसके हमने 2 हिस्से कर दिए, तो ये हमारा हिस्सा है 1/2 हिस्सा, 1/2। अगला है 1/4, तो हम इसके अब 4 हिस्से करेंगे, तो इसमें से एक हिस्सा लिया तो ये 1/4 है। इन दोनों में देखिए बड़ी कौन सी है, बिल्कुल 1/2 बड़ी है, 1/4 छोटा है। चलिए अगला था हमारा 3/4, तो एक सर्कल बनाया, इसके हमने क्योंकि 4 हिस्से हो रखे हैं, 3/4 है नीचे, 4 हिस्से कर दिए, इसमें से हमें ऊपर 3 दिए हुए हैं, तो 1 ये हो गया सर, 2 ये 3 हिस्से हमने रंग कर दिए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा है 3/4, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी, 3/4। इसके द्वारा आप समझ भी गए होंगे। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले निर्देश पढ़ते हैं। सही विकल्प के सामने कोष्ठक में सही का निशान लगाना है, राइट का निशान लगाना है। इस पर मैंने पहले से निशान लगा रखा है, लेकिन हम हल करेंगे साथ में, फिर आपको निशान लगाना है। तो प्रश्न है हमारा, एक अंडा 3 रुपये का है, तो 1 से 1/2 दर्जन अंडों का दाम क्या होगा, मतलब 1.5 दर्जन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो 1 दर्जन अंडे में कितने 12 अंडे होते हैं। 1.5 दर्जन मतलब हो गए हमारे पे 12, और आधे दर्जन में 6, तो कुल हमारे पास 18 अंडे हो चुके हैं। तो एक अंडे का मूल्य आपको पता है कितना है, 3 रुपये, और टोटल कुल अंडे कितने हैं 18। तो 18 को हम 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 54, 54। तो ऑप्शन में हमारा खा ऑप्शन है 54, 54 सही होगा, खा ऑप्शन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न पे है वो क्वेश्चन नंबर 40। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। राजू गुजरात में रहता है और उसका मित्र सलीम पश्चिम बंगाल में। राजू अपने मित्र के पास जाना चाहता है, वह किस दिशा में यात्रा करेगा। तो देखिए इसके लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसके लिए एक रेखा चित्र बनाता हूँ आपके सामने दिशाओं के लिए। मेन हमारी 4 दिशाएं हैं। ये हमारा नॉर्थ यानी उत्तर, ये साउथ यानी दक्षिण, ये ईस्ट मतलब पूरब, ये वेस्ट मतलब पश्चिम। तो देखिए राजू कहाँ रहता है, गुजरात। तो गुजरात अगर आपको भारत का मानचित्र ध्यान में होगा तो मानचित्र को सबसे पहले ध्यान से मिलाइए। तो मानचित्र में हमारा इस तरफ, मैं कलर चेंज करता हूँ, आपको दिख जाएगा, इस तरफ हमारा कौन सा होगा राज्य, गुजरात। और पश्चिम बंगाल कहाँ होगा, इस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ। तो अब इसको जाना किधर है, राजू को गुजरात से अपने मित्र का सलीम के पास जाना, सलीम उसका यहाँ पे रहता है, तो ये इधर जाएगा। अब तो गुजरात से इधर मतलब हमारा ये जाएगा वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो पूरब की तरफ जा रहा है हमारा मतलब। तो इसमें पूरब है ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन का पूरब की ओर। आप लोग मानचित्र को रोज़ देखा करें, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कौन सा राज्य क्या है, बस एक बार उसको ध्यान से देख लें, ध्यान से उसका एक बार अध्ययन करें, रोज़ एक बार देखें, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको ध्यान से देखें। रोज़ आप देखेंगे तो लगभग आपको 1 महीने में सभी राज्यों की स्थिति पता लग जाएगी अपने आप ही, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब इसे याद कर लिया कि कौन सा राज्य किस दिशा में है, कहाँ पर है।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 41 सोहाग का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो वह 1 घंटे में कितनी बार धड़केगा। तो देखिए 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स। तो 1 घंटे में, तो घंटे को पहले हमें मिनट में बदलना होगा। तो आपको पता ही है कि 1 घंटे में हमारे 60 मिनट होते हैं। तो और 1 मिनट में कितना 72 बार धड़केगा, तो इसको हम 72 से गुणा कर देंगे 60 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4320। ये जो कि हमारा ऑप्शन है ग 4320, 4320 टाइम्स। ऑप्शन ग सही होगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 42। 1/10 को दशमलव में लिखा जाता है, तो देखिए 1/10 का दशमलव रूप होगा हमारा घ ऑप्शन 0.1। जितने नीचे हमारी 0 हो उतने नंबर बाद हमें दशमलव लगा देना चाहिए। ये शॉर्टकट तरीका है करने का। चलिए अगला प्रश्न है, आयत के ऊपर बताया गया है। एक आयत की लंबाई, तो देखिए आयत हमारा पहले होता कैसे देख लेते हैं हम। आयत होता है ऐसा कुछ, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये भुजा जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी ये होगी, और जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये भुजा होगी। तो इसकी लंबाई दी है 3, चलिए मान लेते हैं 3 है, और ये 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। इकाई लिखना ज़रूरी है। तो आयत का परिमाप, देखिए परिमाप निकालने के 2 तरीके हैं आपके पास। एक तो सूत्र है, और दूसरा तरीका आप इस चित्र के द्वारा ही कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये 2 है तो ये चौड़ाई भी 2 होगी। तो परिमाप का मतलब है इस बॉर्डर की लंबाई हमें निकालनी है कि कितनी है। तो जोड़ लेते हैं, 3 + 2 5 + 3 8 + 2, तो कुल हो गया हमारा 10। चलिए 10 ऑप्शन में है, देखें है तो, लेकिन यहाँ पे 10 वाले 2 ऑप्शन हैं, 10 सेंटीमीटर और 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए जब भी हम परिमाप निकालते हैं या घेरा निकालते हैं, इंग्लिश में कहेंगे हम पैरामीटर निकालते हैं, तो उसे हम जो इकाई दी है उसी इकाई में लिख देंगे। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर नहीं आएगा, ये हम क्षेत्रफल में इस्तेमाल करते हैं, वर्ग का, स्क्वायर सेंटीमीटर का। तो इसका आंसर का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसी को अगर हम सूत्र से करेंगे तो सूत्र है इसका आयत के परिमाप का 2 ब्रैकेट में L यानी लंबाई प्लस में B ब्रैकेट क्लोज 2 लिख देंगे। L कितना है 3, B कितना है 2 ब्रैकेट क्लोज 2, 3 और 2 5। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 10। तो देखिए ऐसे भी 10 आ गया। तो आपको अगर सूत्र आता हो तो सूत्र से कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया है, बिना सूत्र के आप भी इसे हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है 44। निम्न आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज गिन लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितने त्रिभुज हैं। 1 2 3 4, ये छोटे छोटे हैं, और एक 5वां बड़ा वाला है, तो कुल 5 हैं। ऑप्शन ग सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निर्देश दिया हुआ है हल कीजिए, हल करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने से पहले जो हमारे जब भी प्रश्न में हमारे 2 या 2 से ज़्यादा चिन्ह आते हैं गणित के, जमा घटा गुणा भाग वाले, तो हमें एक रूल पता होना चाहिए, BODMAS, बोर्ड मास गणित का ये नियम है। इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी हम कोई ऐसी गणना करते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा चिन्ह होते हैं, तो हमें इसका अनुसरण करना होता है, और ये ऐसे चलता है। यानी कि B4 ब्रैकेट ओपन, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन करना है। तो किसी भी सवाल में अगर 2 या 2 से ज़्यादा चिन्ह दिए हों तो हमें इसके हिसाब से चलना चाहिए। तो देखते हैं इस प्रश्न में। यहाँ पे हमारा प्रश्न है 98 - 2 ब्रैकेट प्लस 8। तो अभी हमने पढ़ा है कि बोर्ड मास के अनुसार हमारा BOD दोबारा लिखते तो हमें MAS, तो ब्रैकेट ओपन करना है सबसे पहले, बाद में बाकी चीज़ें करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ को हमें हल करना पड़ेगा। तो 98 में से 92 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 96, ठीक है। उसके बाद हमें इसका डिवाइड का चिन्ह है, तो 96 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 12 यानी 12। तो इसका 12 आंसर होगा। 46 क्वेश्चन है 1000 - 1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई इंटू 1। यहाँ भी ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 1000 में से 1 जाएगा तो हमारा बचेगा 999,
199 इंटू में 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर पुनः आ जाएगा। तो हमारा आंसर वही हो जाएगा 999, 999। 47 क्वेश्चन है हमारा 47, 3 गुणा 9 गुणा 0 0 यानी। तो देखिए अब यहाँ तीनों संख्या की हमारी गुणा हो रही है आपस में। संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसकी गुणा 0 से हो रही है तो उसका उत्तर हमेशा 0 ही आएगा। अगर हमारी संख्या मान लो जो हमने एक संख्या यहाँ लिखी है ये बड़ी सी, इसको भी अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा 0 लिख देना है, तो इसका उत्तर 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48, 48 प्लस करना है इसको, तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। इसको आप जैसे आप जोड़ना चाहे वैसे जोड़ सकते हैं, जैसे आप जोड़ते हैं पारंपरिक तरीके से ऐसे करके 7 प्लस फिर ऐसे करके प्लस करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। आसान प्रश्न है, 8638 आएगा, 8638। अगले प्रश्न पे आते हैं 49, घटा का सवाल है, ये भी आप आसानी से कर लेंगे। बड़ी संख्या को ऊपर लिखें, छोटी संख्या को नीचे और घटा देंगे तो उत्तर ये आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने हमें। रहीम को अपने स्कूल पहुंचने के लिए 1 से 1/4 किलोमीटर चलना पड़ता है। उसे स्कूल जाने और वहां से घर वापस आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो चलिए इसको हल करते हैं। रहीम का, मान लीजिए रहीम का घर है और यहाँ पे स्कूल, S4 स्कूल है। तो ये रहीम यहाँ से घर से अपने स्कूल तक जाता है, कितना चलना पड़ता है उसे? 1 से 1/4 किलोमीटर। और फिर ये उसे स्कूल जाने और वहाँ से फिर वो घर वापस भी आएगा। दोबारा आप लोग भी स्कूल जाते हैं तो वापस घर आते हैं, तो दूरी इसने बराबर तय करी। तो इसको हम बहुत आसान से कर सकते हैं। तो देखिए जो पूरी संख्या है उसको जोड़ लेते हैं, 1 किलोमीटर जमा 1 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे। और ये 1/4 तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, 1/4, 1/4 ये है, 1/4 ये है, तो ये मिला के हमारा आधा हो चुका है, तो 1/2 हो जाएगा, तो मतलब 2.5 किलोमीटर हो जाएगा ये। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न 51। खेल दिवस पर 161 बच्चे मैदान में खड़े हैं। वे बराबर की संख्या को 7 कतारों में खड़े हैं। प्रत्येक कतार में कितने बच्चे हैं? टोटल बच्चे कितने हैं मैदान में? 161। और टोटल लाइनें कितनी है? 7। तो हर लाइन में कितने बच्चे हमसे पूछा है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। 7 से भाग कर देंगे तो 7 दूनी 14, 2 बचा, एक उत्तर 1 आ गया, 7 या 21, तो हमारा आंसर आ जाएगा 23। आंसर हो जाएगा 23। अगला प्रश्न 52 है। एक किताब की कीमत 50 रुपये है तो 2 दर्जन किताबों की कीमत क्या होगी? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 2 दर्जन में कितनी संख्या होती है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि 1 दर्जन में 12 संख्या होती है, तो 2 दर्जन में हो जाएगी 24। और एक किताब की कीमत कितनी है? 50, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1200 रुपये। अगला प्रश्न 53, यदि 15 जनवरी 2015 को बृहस्पतिवार था तो 26 जनवरी 2015 कौन सा दिन होगा? तो देखिए 15 तारीख को कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार यानी थर्सडे। ठीक है, थर्सडे लिख देते हैं। और हमसे पूछा 26 जनवरी को, तो देखिए 15 के अगला एक हफ्ते बाद यानी कि 15 और 7 22 को कौन सा होगा? फिर से थर्सडे होगा। ठीक है, यानी 22 तारीख को हमारा थर्सडे है। चलिए अभी करते हैं कैलकुलेशन। 22 को हमारा थर्सडे है, 23 को हो जाएगा हमारा फ्राइडे, 24 को हो जाएगा हमारा सैटरडे, 25 को संडे एंड 26 को हमारा हो जाएगा मंडे यानी सोमवार। तो ऑप्शन में सोमवार हम लिख देंगे, इसमें लिखना है हमें। चलिए अगला प्रश्न पढ़ने से पहले निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में जो सही है उसके सामने हमें सही निशान लगाना, जो गलत है उसके आगे गलत लगाना है। तो चलिए समझते हैं प्रश्नों को। 54वां प्रश्न है हमारा 54। 2 किलोग्राम लोहे का भार 2 किलो रुई से अधिक होगा। तो देखिए रुई और लोहे में देखने में तो फ़र्क लगेगा,
लोहा तो हमारे हाथ में मान ली छोटा सा समा जाएगा, 2 किलो, ज़्यादा नहीं होगा। और रुई काफ़ी जगह ज़्यादा घेरेगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के भार में अंतर है, भार दोनों का बराबर ही होगा, तो ये गलत है, अधिक नहीं होगा, दोनों बराबर होंगे। अगला प्रश्न 55, वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं। तो देखिए वर्ग आपको पता होना चाहिए कि वर्ग कैसा होता है, इसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं, थोड़ा तिरछा बन गया है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण इसमें क्या होता है, समकोण होता है, तो ये सही होगा। अगला प्रश्न 56, 28 का 1/4 भाग कितना होगा, यानी 28 के हम 4 टुकड़े करें बराबर बराबर तो कितना होगा, तो ये 4 सत्ते 4 छिक 24, सॉरी 28 है यहाँ पे, 4 सत्ते 28, 7 होगा। यहाँ पे दिया क्या है 8, तो गलत है, तो गलत का निशान लगाएंगे। 57 क्वेश्चन है, तेल को मीटर में मापते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, तेल को हम लीटर में नापते हैं। मीटर में तो हम कपड़ा ये सब नापते हैं, तेल को हम लीटर में नापते हैं। अगला प्रश्न है 50 रुपये का नोट वर्ग के आकार का होता है। देखिए अभी मैंने बताया था वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आपने नोट देखा होगा कोई सा भी 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, तो वो कुछ इस तरह से होता है, आयत की तरह, ना कि वर्ग की तरह, तो ये भी हमारा गलत होगा। चलिए अगला प्रश्न, पैटर्न बनाना है हमें, तो पैटर्न को पहले समझिए। 7 लिखिए संख्या, फिर क्या लिखा है 14 लिखा है, फिर लिखा हुआ है 28, फिर 56, तो इसको अध्ययन करिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। 7 के बाद 14, तो 7 में अगर हम 2 गुणा करें या 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ें तो 14 आएगा, ठीक है। फिर 14 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ें या 14 को 2 से गुणा करें तो 28, 28 को फिर 2 से गुणा करें 56, तो यानी 2 की गुणा हो रही है, तो अब अगली संख्या आ रही है। तो अब 56 में 2 गुणा करेंगे तो हमारा 112, और 112 में 2 गुणा करेंगे तो 224 आ जाएगी। अगला प्रश्न 60, देखिए इसमें हमारा अल्फ़ाबेट भी दिया हुआ है, नंबर भी दिया है, तो पहले हम अल्फ़ाबेट के पैटर्न को समझते हैं। ए बी है, फिर सी डी है, फिर ई एफ है, तो अगला क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस है, लगातार है, तो ई एफ के बाद आता है जी एच और आई जे, संख्या वाली। अब संख्या पे आते हैं, संख्या में देखिए क्या है, यहाँ पे 9 है, 8 है और 7 है, मतलब संख्या हमारी घट रही है, पहले 9 आया, फिर 8 आया, 7 आया, फिर क्या आएगा 6, फिर 5, तो इस तरह से आप पैटर्न बनाएं। पैटर्न को हल करने से पहले उसको समझें कि क्या यूज़ किया गया है पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो अगले पेज पे है। डायरेक्शन पढ़ते हैं, पहले निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित, जो ईवीएस से है शायद ये क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें। डॉक्टर डैश से दिल की धड़कन सुनते हैं, तो ये आपको पता ही है कि डॉक्टर दिल की धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं, जिसे हम शुद्ध हिंदी में बोले तो परिश्रावक बोलते हैं, और इंग्लिश में स्टेथोस्कोप। तो आप परिश्रावक भी लिख सकते हैं या स्टेथोस्कोप भी लिख सकते हैं, दोनों सही होंगे, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, बस ये फ़र्क है। जो पौधे, अगला प्रश्न है 62, जो पौधे बिना बोए खेत में आते हैं उन्हें डैश कहते हैं। तो जो हम पौधे अपनी मर्ज़ी से उगाते हैं वो तो हमारी ज़रूरत के लिए है, लेकिन कुछ पौधे अपने आप भी उग जाते हैं, जो घास फूस आप देखते होंगे, तो उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। अगला प्रश्न है 63, गुरुद्वारे में एक साथ खाना पकाने व खाने को हम लंगर कहते हैं, आप सभी परिचित होंगे इस चीज़ से। 64 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का जिला डैश इत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए फेमस है। 65 क्वेश्चन है कर्णम मल्लेश्वरी जी के ऊपर। ये कर्णम मल्लेश्वरी 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं एक बार में। वैसे ओलंपिक में इन्होंने एक बार में जब 2 राउंड हुए थे तो 110 और 130 टोटल 240 किलोग्राम उठाया था। तो इस प्रश्न में क्लियर नहीं किया गया कि एक राउंड की बात करेगी एक बार में, तो एक बार में उन्होंने मैक्सिमम अभी तक 130 किलो वजन उठा रखा है। प्रश्न 66 है, पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी से सांस फूलती है, तो इसमें हम ऑक्सीजन भरेंगे। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऑक्सीजन का स्तर कम होता जाता है, इसलिए हमारी सांस फूलने लग जाती है ऑक्सीजन की कमी के कारण। 67 क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क डैश में स्थित है, तो कान्हा नेशनल पार्क हमारा मध्य प्रदेश एमपी में है, और यह कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 68 है,
डैश की रात पूरा चांद दिखाई देता है, तो पूर्णिमा की रात को पूरा चांद दिखाई देता है। अगला प्रश्न, जो कथन सही है उसके आगे हमें सही लगाना है और जो गलत है उसके आगे गलत का निशान लगाना है। तो प्रश्न 69 पढ़ते हैं। जिन जंतुओं के कान बाहर होते हैं वो अंडे देते हैं। देखिए, अंडे देने वाले जीव आपने देखे भी होंगे, मुर्गी है, जितनी पक्षी हैं ज़्यादातर सब अंडे देते हैं और उनके कान हमें नहीं दिखाई देते। तो इन्होंने प्रश्न उल्टा कर दिया, तो यानी ये गलत है। अगला प्रश्न है, रेलवे में 70% जो है, रेलवे में रात के 10:30 बजे के समय को 22:30 कहेंगे। सही होगा बिल्कुल। अभी मैंने आपको बताया था कि रेलवे की जो समय सारणी है वो 24 घंटे वाली होती है। तो जब भी आपसे दिन के 12 बजे के बाद का समय पूछा जाए तो आप उसमें 12 प्लस कर दें तो आपका समय निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे 10:30 का समय हो रहा है, इसमें 12 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 22:30। तो ये हमारा सही है बिल्कुल। अगला है 71। कबड्डी की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। गलत है, कबड्डी की एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न 72। सरसों का तेल पानी में घुल जाता है। ये भी गलत है। सरसों का तेल या कोई भी तेल पानी में अघुलनशील होता है, बिल्कुल नहीं घुलता है। आप चाहे घर पे करके देख सकते हैं। तो जैसे आप मिलाएंगे उसमें कोई भी तेल, तो तेल ऊपर पानी की सतह पर आकर बैठ जाएगी। 73 प्रश्न है, बीजों को मिट्टी के बिना अंकुरित नहीं किया सकता। कर सकते हैं अंकुरित, करने की कोई बड़ी बात नहीं है। भिगो के रखिए चनों को अपने घर में, फिर उसको किसी गीले कपड़े में, थोड़ी नमी वाले कपड़े में रख देंगे 2-3 दिन तक, वो अंकुरित हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि मिट्टी चाहिए। अगला प्रश्न 74 है, सांप के जहर के असर को कम करने के लिए दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। जो सांप के जहर से बचने के लिए एंटीवेनम बनाए जाते हैं वो सांप के जहर से ही बनाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा। 75 क्वेश्चन पे आते हैं। सभी पौधे कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं। ये गलत है। जो कुछ ही ऐसे शिकारी पौधे हैं जो कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं, सभी नहीं करते। तो ये गलत है। 76 है, सभी जीवों को सांस लेने में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, जितने भी जीव जंतु हैं पृथ्वी पर सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। प्रश्न 77 है, मानव शरीर में 106 हड्डियाँ होती हैं। ये भी गलत है। मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो ऑप्शन सही होगा उसके आगे हमें टिक का निशान लगाना है। सबसे अधिक सोने वाला जंतु, तो सबसे अधिक सोने वाला जंतु ऑप्शन में गाय, अजगर, जिराफ, बिल्ली है। तो सबसे अधिक सोने वाला जंतु है अजगर। ये लगभग 18 घंटे सोता है एक दिन में। गाय 5 से 6 घंटे सोती है। 79 क्वेश्चन पे आते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, जो अगले पृष्ठ पे है। प्रश्न नंबर 80। ग्लूकोज चखने में होता है। ये तो आपको पता ही होगा, आपके घर में जो ग्लूकोज पड़ा होगा, अपने टेस्ट भी क्या होगा कभी कभी, तो ये चखने में मीठा होता है। तो ऑप्शन का सही हो जाएगा। प्रश्न 81 पे आते हैं। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। ऑप्शन दिए हुए हैं 4, लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, बिजेंद्र पाल, सुनीता विलियम्स। तो लक्ष्मीबाई का आपको पता ही कि हमारी 1857 की जो महान क्रांति हुई उसमें स्वतंत्रता सेनानी थी। इंदिरा गांधी ये तो हमारी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, और सुनीता विलियम ये हमारी स्पेस में गई थी। ऑप्शन का है बिजेंद्र पॉल। तो बिजेंद्र पॉल आंसर सही होगा इसका, 81 का ग ऑप्शन। 82 प्रश्न है, चांद पर उतरने वाला सबसे पहला व्यक्ति का नाम। तो चांद पर, देखिए चांद पर चढ़ने वाला हमारा पहला व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये चढ़े थे 1969 में। तो चांद पर रखने वाला हमारा इसका प्रश्न होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1969 में चांद पर अपना पहला कदम रखा था। तो ख ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं 83 में 83 अंतरिक्ष यात्री लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर ख होगा, पेंसिल। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों के समूह में जो शब्द समूह के शब्दों से अलग हैं उन्हें हमें कोष्टक में लिखना है। तो हमारे शब्द हैं मूंगफली, आलू, मिर्च, शकरकंदी। तो देखिए इसमें आपको ये फसल दिख रहे हैं जो उगाई जाती हैं। तो ये सभी मूंगफली, आलू, शकरकंदी
कि ज़मीन के नीचे उगाए जाते हैं, लेकिन मिर्च एक पौधे के रूप में ऊपर उगता है, तो इसमें सबसे अलग होगा मिर्च 84 का। 85 पे आते हैं, बावड़ी, तालाब, खेत, कुआं। तो देखिए सभी बावड़ी, तालाब और कुआं पानी से संबंधित सोर्स हैं, लेकिन खेत अलग है, तो खेत हम अलग से लिख देंगे। 86 प्रश्न है 86, बाज़ार, कूलर, टंकी, टेलीविज़न। तो देखिए कूलर, टंकी, टेलीविज़न ये घर में होता है, घर से संबंधित है, और बाज़ार बिल्कुल अलग चीज़ है। और ये कूलर, टंकी, टेलीविज़न ये सामान के नाम है, वस्तुओं के नाम है, बाज़ार एक जगह का नाम है, तो बाज़ार आ जाएगा। 87 87 प्रश्न है, बांसुरी, बीन, ढोलक, शहनाई। तो देखिए बांसुरी, बीन और शहनाई ये मुंह से बजाई जाती है और ढोलक हाथों से, तो इसमें ढोलक अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 88 88 प्रश्न है, दुनिया के सबसे नमकीन सागर का नाम क्या है? तो 88 का आंसर हो जाएगा मृत सागर, जिसे हम डेड सी भी बोलते हैं, और ये इज़राइल में है। और इसकी आपको एक ख़ास बात मैं बताना चाहूँगा कि डेड सी यानी मृत सागर में कोई भी इंसान डूब नहीं सकता, क्योंकि यहाँ इसका पानी बहुत ही ज़्यादा खारा है, जिसके कारण इसकी डेंसिटी घनत्व बहुत ज़्यादा है और यहाँ कोई भी नहीं डूब सकता। 89 प्रश्न है, मलेरिया की दवाई किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो ये आपने पढ़ाई होगा अपनी पुस्तक में, सिनकोना की छाल से बनाई जाती है मलेरिया की दवाई। अगला प्रश्न है 90, घड़े जैसी आकृति वाले शिकारी पौधे का क्या नाम है? जैसा अभी हमने बताया था कि सभी पौधे शिकार नहीं करते, कुछ पौधे करते हैं, जिसमें से ये एक पौधा है घटपर्णी या पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं इसे हम। तो ये शिकारी करते हैं कीड़े मकोड़ों का। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य में जो सही है उसके आगे सही लगाना है और जो गलत है उसके सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो 91 प्रश्न है, भारत का दक्षिण में श्रीलंका देश है। तो ये अगर मैं अपने मानचित्र का अध्ययन किया होगा तो भारत के मानचित्र में दक्षिण दिशा में श्रीलंका है, उत्तर की दिशा में हमारा नेपाल और चीन है, पश्चिम दिशा में पाकिस्तान, और इधर हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो बांग्लादेश है। तो आपको ये देश पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है 92, रेनडियर नामक जानवर एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। ये गलत होगा, रेनडियर यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है, ना कि एशिया महाद्वीप में। अगला प्रश्न है 93, जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास पड़ते हैं वहाँ सर्दी अधिक पड़ती है। ये गलत होगा, भूमध्य रेखा पर हमारे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधे पड़ती हैं, जिसके कारण वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो भूमध्य रेखा के आसपास जो भी देश है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना कि सर्दी, तो ये गलत होगा। अगला प्रश्न पर आते हैं 94 पे, अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। विश्व के मानचित्र का अध्ययन करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि जो अंटार्कटिका है वो उत्तरी गोलार्ध में नहीं दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ये गलत है। 95, बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी बिल्कुल सही, ये आपके पुस्तक में दिया गया प्रश्न है जो सही होगा। 96 प्रश्न है, गुजरात का प्रसिद्ध अभयारण्य सुल्तानपुर है। तो 96 भी हमारा गलत होगा, गुजरात का प्रसिद्ध अभयारण्य गिर नेशनल पार्क है, ना कि सुल्तानपुर। अगला प्रश्न है 97, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। बिल्कुल सही। 98 प्रश्न है, किसी स्थान की जलवायु विषुवत रेखा से उस स्थान की दूरी पर निर्भर करती है। ये भी बिल्कुल सही है। 99 प्रश्न है, चीड़ और सिकोइया जैसे पेड़ को आग से कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये भी सही है, क्योंकि ये आग प्रतिरोधी पेड़ होते हैं, जिसके कारण इनको नुकसान बहुत ही कम पहुंचता भी है। तो अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न नंबर 100 पे आ चुके हैं हम। 100 क्वेश्चन, जमीन का वह हिस्सा जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम डैश कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय, तीनों ओर से समुद्र से एक तरफ से जमीन, जैसे हमारा भारत। प्रश्न 101, हमारे राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, आपको पता ही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। प्रश्न नंबर 102, डैश ही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। तो हिंद महासागर के नाम पे हमारा देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा है। प्रश्न नंबर 103, पैराग्वे के घास के मैदान को हम ग्रान चाको कहते हैं, और ग्रान चाको साउथ अमेरिका में है। प्रश्न नंबर 104 पे आते हैं, जीरो अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। प्रश्न 105 है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति
डैश हैं। तो देखिए अभी हम वर्तमान की बात करेंगे 2022 की। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न 106, कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी लगभग में पूछी है। तो लगभग में हमारा थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है स्केल, तो 3214 किलोमीटर है। प्रश्न 107 पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में केवल 2 ही देश हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया हमारा एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है, इसमें 2 ही देश हैं। पहला देश ऑस्ट्रेलिया खुद है, दूसरा न्यूजीलैंड। प्रश्न अगला है, इस पे हमें मिलान करना है, जोड़े मिलाने हैं। तो देखिए झील आते हैं। तो झील हमारा इसमें से क्या होगा, डल झील है, ये हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रश्न 109, पर्वत शिखर। तो पर्वत शिखर है इसमें से कंचनजंगा, और कंचनजंगा ये सिक्किम में है। प्रश्न 110, वेशभूषा। तो वेशभूषा इसमें से फिरन है, फिरन कश्मीर की पोशाक है। प्रश्न 111, पहाड़ी स्थान हमारा नैनीताल है जो उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न 112, मिस्र। तो मिस्र के पिरामिड फेमस है बहुत ज़्यादा। अगला प्रश्न, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन पे हमें सही का निशान लगाना है। 113वां प्रश्न है, 113 क्वेश्चन, बाल दिवस चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है आपको पता ही है, और ये बहुत ही नज़दीकी है। नवंबर का महीना चल ही रहा है, तो 14 नवंबर को। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था और उन्होंने चाहा कि मेरा जन्मदिन बच्चों के खुशी के रूप में ही मनाया जाए। अगला प्रश्न है 114, पंजाब का मुख्य नृत्य। इसमें पंजाब का मुख्य नृत्य आपको पता ही होगा, भांगड़ा पंजाब का मुख्य नृत्य है। अगले पृष्ठ पे अगला प्रश्न नंबर 15, पृथ्वी पर सूर्य का एक चक्कर लगाने में कुल कितना समय लगता है। देखिए पृथ्वी तो एक अपने अक्ष पर घूमती है, और अपने अक्ष पर वो अब पूरा एक राउंड 24 घंटे पूरा करती है, और उसी अक्ष पे घूमते घूमते वो सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जिसमें लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है। और ये हम पूरी बात करेंगे एग्जैक्ट कितनी होगी, तो 365 दिन 6 घंटे। तो खा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब प्रश्न को उत्तर देने हैं हमें। प्रश्न नंबर 116, भारतीय महिला खिलाड़ी मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं। तो आपको पता है कि ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं और ये मणिपुर के निवासी हैं। प्रश्न नंबर 117, मरुधान किसे कहेंगे। तो मरुधान है मरुस्थल में जहाँ पानी मिल जाता है और वहाँ हरियाली होती है, और यहाँ के आसपास के इलाकों में लोग बस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है पेड़ पौधों को उगने के लिए। लोगों को पानी खाना मिल जाए तो वहीं पे वो अपना निवास बना लेते हैं, इसे हम मरुधान कहते हैं। अगला प्रश्न 18, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था। तो ये हम 25 दिसंबर को हर साल क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। तो आप 25 दिसंबर लिख देंगे, सही होगा। 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में इनका जन्म माना जाता है हुआ होगा। प्रश्न 119, क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई। तो इंग्लैंड में हुई है क्रिकेट की शुरुआत, वहीं से खेल आगे पूरे विश्व में फैला है। अब अंतिम प्रश्न पे आते हैं हम। प्रश्न नंबर 120, श्रीलंका की राजधानी क्या है। तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। तो दोस्तों ये हमने मेधावी के जो प्रीवियस पेपर है, पिछले साल के प्रश्न पत्र को हमने हल किया है अभी, और इसमें 120 प्रश्नों को अभी हमने हल किया है। हमने सभी प्रश्नों को विस्तार से समझाने की पूरी कोशिश करी है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रश्न नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखें। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी मेधावी से संबंधित प्रश्न पत्र के बारे में पता लग सके और वो इसको हल करके अपनी तैयारी को और अच्छे से पक्का कर सकें। धन्यवाद।